हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेमेंट देखा था ना। पेमेंट अंडर जीएसटी सिस्टम, जी देखा था। तो उस पेमेंट में हम लोगों ने कुछ सेक्शंस देखे थे। सेक्शन नंबर 35, 36 याद है? जी सर, वो भी याद है। 35, 36, 37 तीन सेक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए थे और उसमें कुल मिलाकर यही देखा था। सेक्शन 35 में हम लोगों ने यही देखा था कि आप कोई भी डिपॉजिट कर लो, वो आपके चाहे वो आरटीजीएस से करो, चाहे एनईएफटी से करो, चाहे डेबिट कार्ड यूज़ करो, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, वॉट एवर द वे यू वांट टू यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। ओवर द काउंटर यानी कि बैंक में जा करके आप जमा करो, आप यूज़ कर सकते हो। और जितना भी आप पेमेंट जमा करोगे वो सारा का सारा पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में जमा होगा। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, जिसके लिए हम लोग को रूल 1 की आज स्टडी करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, जिसके लिए हमको रूल 2 देखना है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, जिसके लिए हम लोग को रूल 3 देखना है। और हम लोगों ने इस बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन लास्ट क्लास में होप सो किया था, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के बारे में। और मैंने ये बताया था जो पेमेंट रूल्स हैं उसमें 4 रूल्स हैं। 3 रूल्स तो आपके ये हो गए। रूल 1 आपका इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, और लास्ट मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया था और वो है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होना। ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आते हैं वापस इस सेक्शन पे। सेक्शन 35 में मैंने आपको बताया था आप कोई भी पेमेंट करो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में जाकर के डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात खत्म। आपके यहाँ से पैसा निकला गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं, वो आप ही का अकाउंट है। लेकिन हाँ, अब आपका कैश 2 पार्ट में टूटा हुआ है। एक आपके पास रखा हुआ है कैश, और आपके कैश में से निकल करके वो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में क्रेडिट हो गया। इज इट क्लियर? है आपका ही पैसा। अगर आपने ज़्यादा दे दिया उधर, दैट विल बी रिफंडेड टू यू अंडर सेक्शन 38। वी विल डिस्कस इट अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग बाद में रिफंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट रिफंड। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। पहला हम लोगों ने देखा था कैश रजिस्टर में पैसा कैसे जाता है, तो आरटीजीएस के थ्रू जाता है, एनईएफटी के थ्रू जाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जाता है। और साथ ही साथ एक और तरीका था पेमेंट करने का, वो था आपका ओवर द काउंटर अमाउंट पेमेंट हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में पैसा कहाँ से आता है सर? जो भी हम माल खरीदते हैं उन सब खरीदे हुए सामानों पर या सर्विसेज पर हम क्या दे चुके होते हैं सर? हम ऑलरेडी इनपुट टैक्स दे चुके होते हैं, और उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट हमारी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में चली जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या रजिस्टर का यूज़ आप किसी भी अमाउंट को पेमेंट करने में कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ आप केवल और केवल टैक्स के पेमेंट में करेंगे। जी, तो कैश लेजर का पेमेंट आप टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, फाइन, पेनाल्टी, डिमांड जो भी है उससे कर सकते हैं। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज आप केवल और केवल किस चीज को पेमेंट करने में करेंगे? आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने में करेंगे। जी सर, ये भी आपने बताया था और मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है, एक बार नहीं कई बार बताई है। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं आईजीएसटी को। आईजीएसटी से आईजीएसटी का पेमेंट होगा, बच गया तो सीजीएसटी में जाएगा, बच गया तो एसजीएसटी में जाएगा। उसके बाद सीजीएसटी का पेमेंट सबसे पहले सीजीएसटी में करेंगे। सीजीएसटी में अगर बच गया कुछ तो उसका यूज़ हम लोग आईजीएसटी में करेंगे। तो सीजीएसटी का एसजीएसटी में नहीं हो सकता सर, याद है? आप मत बताइए, बार बार बताते रहते हैं, मेरा काम है। तीसरा, एसजीएसटी का सबसे पहले यूज़ करेंगे हम लोग एसजीएसटी में, बच गया तो आईजीएसटी में, बाकी हम लोग छोड़ देंगे, उसका यूज़ हम लोग सीजीएसटी में नहीं करेंगे। जी सर, यहाँ तक तो बताया था। ओके, जब मैंने आपको सेक्शन 35 बताया था तो उसमें एक और टॉपिक बताया था इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। आप जितनी लायबिलिटी आपकी जनरेट होती जाएगी, B2B, B2C जो भी हो, वो सारी की सारी आपके रजिस्टर चली जाएगी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में। वो आपको हमेशा दिखाएगा कि आपको कितना टोटल पेमेंट करना बाकी है एज पर योर रिटर्न। अभी तक जो आप भरोगे वो आपको दिखाता चला जाएगा। जी,
All liabilities of a taxable person under this act shall be recorded and maintained in an electronic register as may be prescribed. देखा जाएगा, अभी आज उसी के बारे में पढ़ना है सारा. डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के टैक्स ड्यूज का पेमेंट करेंगे, उसके बाद करेंट ईयर के टैक्सेशन का पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो होगा वो डिमांड का पेमेंट करेंगे. ठीक है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी. इंटरेस्ट की बात की थी कि अगर हम पेमेंट करने में देरी करते हैं तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी आर नीडेड टू make the payment of interest. We are started to charge of the interest. Okay. इसके बाद हम लोगों ने पहली बार TDS की बात की थी. TDS की बात की थी, जो भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं और कोई भी ऐसे नोटिफाइड पर्सन जिनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से नोटिफाई करती है, उनको अगर कोई किसी को पेमेंट करना है, दे आर द बायर्स एंड एज एंड व्हेन दे विल मेक द पेमेंट दे विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स as at the rate of 1% if the supplier made the supply of rupees 10 lakhs or in excess of that. ठीक है ना जी. तो अगर एग्जैक्ट सप्लाई 10 लाख की है तो कोई टीडीएस नहीं, 10 लाख से ऊपर है तो उस पर 1% के हिसाब से टीडीएस लगेगा. और इसमें भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन बता दिया था कि किस पर टीडीएस कटेगा. सामने वाले सप्लायर ने तो अपने सप्लाई की अमाउंट प्लस जीएसटी जोड़कर हमसे मांगा होगा, तो हम लोग उसका वाला अमाउंट लेंगे, जुड़े हुए जीएसटी वाली फिगर नहीं लेंगे, यानी नेट ऑफ टैक्स लेंगे जिसमें टैक्स ऐड ना हुआ हो, उस पर हम लोग टीडीएस की बात करते हैं. जी सर ठीक है, ये भी समझ में आया. और जो टीडीएस काटेगा यानी डिडक्टर यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड नोटिफाइड पर्सन, इन सारे लोगों को कहा गया है कि जिस महीने में आप टीडीएस काटेंगे, टीडीएस चार्ज करने वाले मंथ के खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर दे हैव टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स इन द गवर्नमेंट अकाउंट. ओके, 10 दिनों के अंदर. और जिस दिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट करते हैं उसके 5 दिनों के अंदर वो एक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं डिडक्टीज को, जिनका पैसा उन्होंने काटा था, डिडक्टीज को 5 दिन के अंदर. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो डेली के हिसाब से उनके ऊपर 1000 रुपीज़ की पेनाल्टी है, जो कि मैक्सिमम 5000 रुपये तक है. जी, 5 दिन के अंदर उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली. और ये भी मैंने बताया था कि जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा डिडक्टी को, वो उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा. मैंने कहा था आप गलत सोचते हैं, और याद आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, न कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है. यहाँ तक हम लोगों ने काम खत्म कर दिया था. आज हम लोग जीएसटी पेमेंट रूल्स 2016 जो होगा माइट बी, उसकी बात करेंगे. और इसमें इन टोटलिटी 4 रूल्स हैं. और अब हम लोग जीएसटी पीएमटी में बार बार बोलूँगा, पीएमटी 1, 2, 2A, 3, 4, 5, मैं इसकी बातें करूँगा. सर ये पीएमटी क्या है? पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट. पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट. और नेक्स्ट वाले सेशंस में हम इन फॉर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फॉर्म्स कैसे फिलअप किए जाते हैं. आज हम इन फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. जब हम रूल्स को पढ़ेंगे तो उस समय इन पीएमटी 1, पीएमटी 2, पीएमटी 2A, पीएमटी 3, पीएमटी 4, पीएमटी 5, पीएमटी 6 ये सामने आएंगे. और हम इन पीएमटी के बारे में यानी पेमेंट के बारे में बात करेंगे आज. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स को लेकर डिस्कस करेंगे, हाउ टू फिल अप और हाउ टू कंप्लाई द फॉर्म्स. ओके, रूल नंबर 1. रूल नंबर 1, रूल नंबर 2. रूल नंबर 3. रूल नंबर 4. पेमेंट रूल्स 2016. रूल नंबर 4.
अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं और आज हमें केवल रूल नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करनी है, अब जितना टाइम लग जाए। रूल नंबर 1 जो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में बताता है वो एक फॉर्म है। वो कहता है आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, कहीं से भी आए, मेरी बात ढंग से सुनेंगे आप, कहीं से भी आए, जितनी भी आपकी जीएसटी एक्ट के हिसाब से लायबिलिटी बनेगी वो सारी लायबिलिटी आपकी इसमें डेबिट 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 होती जाएगी। आपने किसी को माल बेचा, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट, क्योंकि आपको अब टैक्स का पेमेंट करना है। आपने किसी को माल बेचा, आपने किसी को सर्विसेज दी, तो आप जो अपना टैक्स इनवॉइस काटोगे उस टैक्स इनवॉइस में आपका जीएसटी का अमाउंट शो होगा। वो आपकी लायबिलिटी है विच आर टू बी सेट ऑफ और विच आर नीडेड टू बी पे ऑफ। वो कहाँ दिखाएंगे आप? वो आप दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में। अच्छा, जितनी भी आपकी लायबिलिटी आती जाएगी वो इसमें जाती जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट वो भी आपकी लायबिलिटी है, हाँ, लेट फीस वो भी आपकी लायबिलिटी है, तो सर इसमें डेबिट होगी। बिल्कुल, सोचने वाली क्या बात है भाई, आपकी जो भी लायबिलिटी है जीएसटी एक्ट के हिसाब से, ऑल दोस लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड इन योर इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर इन द डेबिट साइड। सर डेबिट साइड का ना मतलब हम लोग जानते हैं एसेट होता है। डेबिट का मतलब होता है मेरे पास कैश पड़ा है, डेबिट का मतलब होता है मेरे पास एसेट पड़ी है। हम लोग ना ये फॉर्म गवर्नमेंट के हिसाब से भर रहे हैं, गवर्नमेंट का डेबिट हमारा क्रेडिट, तो लायबिलिटी मेरी क्रेडिट है तो गवर्नमेंट में वो डेबिट है, गवर्नमेंट में डेबिट है यानी मेरे यहाँ वो क्रेडिट है। मेरी बुक्स में तो वो दिख रहा है ना क्रेडिट, गवर्नमेंट में जाकर वो डेबिट हो जाता है। अब समझ में आई बात? तो यहाँ डेबिट क्रेडिट का खेल अभी फिलहाल हम लोग नहीं खेल रहे। इज इट क्लियर? यहाँ जा करके वो डेबिट, तो आपने टैक्स जो देना है आउटपुट टैक्स डेबिट, आपको इंटरेस्ट देना है डेबिट, लेट फीस देनी है डेबिट, पेनाल्टी जो कि डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर लगाएगा डेबिट। मिसमैच होगा अगर सेक्शन 29 और 29 के हिसाब से रिटर्न में मैंने पढ़ाया था, अगर सप्लायर और बायर, सप्लायर जिसने आपको माल बेचा था और बायर जिसने माल खरीदा था, दोनों के इनवॉइसेस में अगर फर्क आता है, दोनों के कॉमन पोर्टल में जीएसटी के वेबसाइट पे दोनों के फर्क आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है वो फर्क उठा करके सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, बात खत्म। तो मान लीजिए वो लायबिलिटी आ गई तो वो भी लायबिलिटी इसी में, तो मिसमैच वाली कोई फिगर होगी तो वो भी लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी मुझे पे ऑफ करनी है, वो कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में। अब बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में सारी लायबिलिटी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, डेबिट होता चला जाएगा। अब टोटल लायबिलिटी मेरी आ गई, पेमेंट भी तो करना है कि लायबिलिटी पे लायबिलिटी निकालनी है भाई। तो हम लोगों ने रूल नंबर 1 अभी तक देखा है, द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 35 शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 1। देख इधर रूल 2 के हिसाब से और रूल 3 के हिसाब से हमें ऐसे ऐसे मैच कराएंगे, ठीक है ना? जब हम रूल 2 पढ़ेंगे तो वहाँ 2 and 2A पढ़ना पड़ेगा, रूल 3 के साथ PMT 3 पढ़ना पड़ेगा, रूल 1 के साथ PMT 1 पढ़ना पड़ेगा। यानी फॉर्म 1 है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर का फॉर्म देखना है ना तो जीएसटी पीएमटी 1 देख लें, यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, दैट्स इट, सो सिंपल इट इज। तो कहता है द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 1 ऑन द कॉमन पोर्टल, पोर्टल का मतलब वेबसाइट, and all the amounts payable by a taxable person shall be debited to this said register। इस रजिस्टर में जितने भी आपको पेमेंट करने वो सारे के सारे डेबिट होंगे। जो भी आपको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है, लेट फीस देनी है, एज पर द रिटर्न, जो आप रिटर्न फाइल करते हो उसके हिसाब से जो आप दोगे, जो आपकी लायबिलिटी बनती है। आप खुद कर रहे हो मेरी लायबिलिटी है तो लिखो ना इसमें, तो आप खुद करते हो मेरी लायबिलिटी है, रिटर्न फाइल किया तो लिखो ना वो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फीस, फाइन ऐड करता है, कौन ऐड करता है सर? प्रॉपर ऑफिसर, तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। कहाँ ऐड होगी? वो इसी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी एज पर द डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर। सी द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट मिसमैच फिगर जो होगी रिटर्न्स के हिसाब से 29 एंड 29A, वो भी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में। जी हाँ जी। अब आगे का रूल मैं नहीं पढ़ूंगा,
उसके लिए मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ। एक एंट्री सिंपल सी, आपके सारी टेंशन खत्म। जितनी भी लाइबिलिटी थी, डेबिट डेबिट डेबिट